दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जैसे ही जियो ने अपने प्लान्स का रेट बढ़ाया, उसके कुछ ही घंटों में एयरटेल और वीआई के प्राइस में भी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद से लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया कि वो अपने सिम को पोर्ट कराने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पोर्ट करे भी तो किसमें, क्योंकि यही 3 कंपनीज हैं जो कि पूरे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पर राज कर रही हैं और इनमें भी मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर सिर्फ जियो और एयरटेल के पास में मौजूद है। जबकि एक टाइम पर इस मार्केट को लीड करने वाला बीएसएनएल आज सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि अगर कोई इंसान बीएसएनएल में पोर्ट कराने की भी सोचता है तो इसका बेकार नेटवर्क और सर्विस लोगों को स्विच नहीं होने देती। ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या इस टाइम पर कोई ऐसा प्लेयर है जो मार्केट में मजबूती से आकर जियो और एयरटेल को पीछे कर सके, क्योंकि फिलहाल एज अ कंज्यूमर हमें एक नई और किफायती टेलीकॉम कंपनी की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि एयरसेल के पास अभी भी 22 सर्कल्स में अनयूज स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं, जिसके चलते मार्केट में एयरसेल के कमबैक की चर्चा भी जोरों पर है। पर सवाल यह है कि अब अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती भी है तो क्या वो जियो और एयरटेल के सामने टिक पाएगी? क्या बीएसएनएल में वाकई इतना दमखम बाकी है कि वो इन जायंट्स को टक्कर दे सके? और क्यों इस मार्केट को अब और टेलीकॉम कंपनीज की जरूरत है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों जब जियो हमें फ्री डेटा और कॉल ऑफर कर रहा था तब हमने इसका खूब मजा लिया। हालांकि बाद में जब उसने फ्री ऑफर को हटाकर पेड कर दिया तब भी लोगों ने अपने माइंड को ऐसे एडजस्ट कर लिया कि कभी ना कभी तो ये होना ही था। और हाँ, जियो की वजह से ही उस टाइम पर मौजूद बाकी की कंपनीज को भी अपने रेट काफी डाउन करने पड़ गए थे। लेकिन अब अचानक 25% तक की बढ़त एक आम आदमी के बजट पर काफी भारी पड़ रहा है। और जब जियो ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो फिर एयरटेल और वीआई भी कैसे पीछे रहते। अब बेसिकली मार्केट के अंदर वीआई का तो कोई खास मुकाम है नहीं, पर जियो और एयरटेल ने साथ मिलकर एक डुओपोली क्रिएट कर ली है। और हालात यह है कि आज के टाइम पर अगर वो 5 गुना प्राइस भी बढ़ा देना तो भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आज से 10 साल पहले की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर नजर डालें तो वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस टाइम पर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, एयरसेल, यूनिनॉर, वीडियोकॉन और एमटीएनएल जैसी कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज मौजूद थी जो अपने अपने एरिया के अंदर उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। और इतने सारे प्लेयर्स होने की वजह से मार्केट में एक फेयर कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 साल पहले अगर मार्केट में इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज मौजूद थी तो फिर आज सिर्फ 4 ही क्यों रह गई हैं? आखिर इन बाकी कंपनीज के पीछे की बर्बादी का रीजन क्या है? असल में दोस्तों इन कंपनीज के बंद होने के पीछे वैसे तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहला है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो कि देश के सबसे पॉपुलर स्कैम्स में से एक है। एक्चुअली 2008 में डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2G स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने का काम शुरू किया था। अब उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को प्रॉपर नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की पॉलिसी पर लाइसेंस देना शुरू कर दिया। मतलब कि जो कंपनीज पहले आएंगी उन्हें कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। इसका असर यह हुआ कि जो कंपनीज स्पेक्ट्रम के लिए एलिजिबल भी नहीं थी उन्हें भी लाइसेंस मिल गया था। और इस पॉलिसी को देखकर कई नई कंपनीज भी मार्केट में आ गई जिनके पास टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। आगे चलकर साल 2010 में जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की तो फिर उसमें बताया गया था कि आखिर कैसे ये पूरा स्कैम हुआ है और किस तरह से इस स्कैम की वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद से सरकार पर पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। लोग इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन की मांग करने लगे, जिसके बाद से ए राजा की गिरफ्तारी की गई और पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तह तक जाने के बाद से 2 फरवरी 2012 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये एलोकेशन पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसमें अधिकारियों ने खूब मनमानी की है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद से कई सारे टेलीकॉम कंपनीज पर हमेशा के लिए ताला लग गया। और इनमें यूनिनॉर, यूएई के एतिसलात डीबी, रशियन कंपनी सिस्टेमा और सत्यम ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर से बनी एमटीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम तक सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी जैसे कि आज है, क्योंकि 2G स्कैम के बाद भी टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, टाटा डोकोमो जैसी कंपनीज मौजूद थी, जिस वजह से लोगों के पास अभी भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम को दोबारा से एलोकेट करने का सिलसिला शुरू किया और इसके लिए सही तरीके से नीलामी कराई गई, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी। और इसी वजह से स्पेक्ट्रम के प्राइसेस भी काफी हाई बिड किए गए।
अब दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज के पास स्पेक्ट्रम को महंगे दाम पर खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उनके ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। इवन ज्यादातर कंपनीज को तो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा, लेकिन इसके बाद से हाई डेट और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से टेलीकॉम कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को रन करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों ये सभी टेलीकॉम कंपनीज इन दिक्कतों से अभी जूझ ही रहे थे कि 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हो गया, जिसके आते ही पूरे टेलीकॉम सेक्टर का मानो नक्शा ही बदल गया। क्योंकि जिस समय हर कंपनी 3G सर्विस प्रोवाइड करने में लगी हुई थी, तब जियो ने 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इंडिया में हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि जो लोग बेहद महंगे प्लान्स में लिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल करने को मजबूर थे और 1-2 GB डेटा में पूरा महीना निकाल देते थे, उस समय जियो ने इंटरनेट और कॉलिंग जैसी सर्विसेज को फ्री देना शुरू कर दिया, वो भी अनलिमिटेड। अब दोस्तों इस फ्री ऑफर को यूजर्स ने तो खूब एंजॉय किया, लेकिन इससे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जियो ने 6 महीने तक अपने सभी सर्विसेज को बिल्कुल फ्री रखा और जब प्लान भी इंट्रोड्यूस किए गए तो वो बहुत सस्ते थे, जिसके बाद न चाहते हुए भी बाकी कंपनीज को अपने प्राइस कम करने पड़ गए। जियो की इस स्ट्रैटेजी की वजह से फाइनेंशियली वीक कंपनीज बहुत बड़े कर्जे में डूब गई और टाटा डोकोमो, एयरसेल और इन जैसी कई सारी कंपनीज को तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई। अब मार्केट में सिर्फ 5 टेलीकॉम कंपनीज ही बची थी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL। अब चूंकि एयरटेल फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जैसे तैसे करके सरवाइव कर गया और आज वही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि जियो के सामने मजबूती से खड़ी है। 2018 में फाइनेंशियल प्रेशर और हाई कंपटीशन को देखते हुए वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे के साथ में मर्ज होने का फैसला किया और फिर 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नाम की एक कंबाइंड एंटिटी बनाई गई, जिसे कि आज हम VI के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस मर्जर के बाद से इन दोनों कंपनीज को थोड़ी मजबूती तो जरूर मिली, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, क्योंकि साल 2019 में कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया कि VI के ऊपर 58,254 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। एक्चुअली 1999 में गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया था जिसके तहत सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 8% लाइसेंस फी के रूप में देना पड़ता है। रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनीज को टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज दोनों से ही आने वाले रेवेन्यू का 8% लाइसेंस फी के रूप में देना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि लाइसेंस फी सिर्फ टेलीकॉम सर्विस से अर्न होने वाले रेवेन्यू पर लगनी चाहिए, इसीलिए वो उन पैसों को लाइसेंस फी के तौर पर नहीं देंगे जो कि नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से आ रहे थे। हालांकि दोस्तों अक्टूबर 2019 में जाकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जैसा रूल्स पहले से ही डिफाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग सभी टेलीकॉम कंपनीज को चलना होगा। और दोस्तों इस फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट VI पर पड़ा, क्योंकि उसे 58,254 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने थे, जो कि बाकी टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले सबसे ज्यादा था। जबकि वहीं जियो 2016 में ही आया था, इसीलिए उसे सबसे कम अमाउंट सरकार को देना पड़ा। अब दोस्तों जियो और एयरटेल ने तो ये पैसे पे कर दिए, लेकिन पहले से ही भारी कर्ज में डूबी VI के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। और दोस्तों इस बकाया रकम के बदले में आगे चलकर सरकार ने फरवरी 2023 में VI के 32% शेयर अपने नाम कर लिए। इस तरह से VI जो जियो और एयरटेल से भिड़ने के लिए एक साथ मिलकर आए थे, वो डेट में फंसते चले गए। इसकी वजह से ये कंपनी फाइनेंशियली और भी ज्यादा वीक हो गई, जिसका असर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जल्द ही नजर आने लगा। लोगों के बीच में इनकी सर्विसेज को लेकर शिकायतें बढ़ गईं और आखिरकार कंपनी ने अपनी रेपुटेशन खो दी। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अकॉर्डिंग VI नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक हर महीने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गंवा रहा था। और इससे साफ है कि VI फिलहाल दूर दूर तक जियो और एयरटेल को टक्कर देता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में क्या BSNL से उम्मीद करना ठीक होगा? क्योंकि जिस तरह से जियो के प्राइस हाइक करने के बाद से लोग BSNL में अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को लग रहा है कि BSNL इन दोनों की डुओपोली को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन सच बताऊं, ये BSNL के बस की बात नहीं है, क्योंकि भले ही BSNL के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बेस है, लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से सिग्नल हमें काफी वीक मिलता है। और यही रीजन है कि आज के हाई स्पीड इंटरनेट वाले जमाने में BSNL लोगों को वो एक्सपीरियंस देने में फेल हो जाता है जो कि जियो और एयरटेल दे रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में भी BSNL बाकी कंपनीज से काफी पीछे है, क्योंकि जहां एयरटेल और जियो 5G को लॉन्च कर चुके हैं, वहीं BSNL अभी 4G लाने की तैयारी में लगा है।
यूँ तो गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल को सरकार की तरफ से भी काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी सर्विसेज में सुधार नहीं ला पा रहा है। असल में सरकारी कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल को स्लो डिसीजन मेकिंग, लेंथी अप्रूवल प्रोसेस और इन जैसी कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है। साथ ही ज्यादा वर्कफोर्स होने के बावजूद बीएसएनएल के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। इसके अलावा अगर आप बीएसएनएल यूजर रह चुके हैं तो इसकी खराब कस्टमर सर्विस ने भी आपको खूब परेशान किया होगा। और दोस्तों, इन्हीं सभी रीजंस की वजह से लोग बीएसएनएल से काफी दूर होते चले गए और जो बीएसएनएल कभी मार्केट किंग हुआ करता था, आज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्ण स्वदेशी। ऐसे में एक आखिरी सवाल ये रह जाता है कि क्या कोई नया प्लेयर मार्केट में आकर एयरटेल और जियो की इस मनमानी को खत्म कर पाएगा? अब कुछ समय पहले तक लोगों को लग रहा था कि ये काम गौतम अडानी करेंगे, क्योंकि 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान जब अडानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम खरीदा, तब लोगों को लगा कि गौतम अडानी अब टेलीकॉम सेक्टर में भी एंट्री लेने वाले हैं। लेकिन जनता के सपनों पर तब पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि अडानी ने बहुत ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसका मकसद टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बिजनेसेस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है। ऐसे में अगर हम अडानी को लिस्ट से हटा दें तो फिर वो कौन है जिसके टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब इसमें कुछ पुराने प्लेयर्स का भी नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि एयरसेल और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन जो जियो के आने के बाद से बंद हो गई थी, उनके पास अभी भी काफी अनयूज स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं। ऐसे में अगर ये प्लेयर्स चाहें तो मार्केट में वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में दोबारा स्ट्रगल करने के लिए आएगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, जो कि किसी भी कंपनी के कमबैक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम वोडाफोन और आइडिया को देखें तो आज से 8 साल पहले ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे और इनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा कस्टमर बेस था। ऐसे में जब ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर एक ऐसी नई कंपनी जिसे सब कुछ ऑलमोस्ट जीरो से शुरू करना है, वो कैसे सरवाइव कर सकेगी? इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में नई या फिर किसी भी पुरानी कंपनी के कमबैक के लिए स्पेस लगभग खत्म सा हो गया है और कोई भी नया प्लेयर फिलहाल इस मार्केट में एंटर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी कोई एंटर करता है तो उसे हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जियो और एयरटेल की डुओपोली तो खत्म होगी ही, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाकी की कंपनीज के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने और प्राइस को रिजनेबल रखने का प्रेशर बढ़ेगा। बाकी एयरटेल और जियो के इस प्राइस हाइक और इनके मनमानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।